Hello, dear parents and students of class 8. I welcome you all again on Hello अध्यापक यूट्यूब चैनल। आज के लिए मैं लेकर आया हूँ आपका क्लास 8 का सोशल साइंस का PT1 एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन पेपर टोटली बेस्ड है आपकी टेक्स्ट बुक पे। अगर आपको पेपर चाहिए जो कि आपके ब्रिज कोर्स के ऊपर पूरी तरह से बेस्ड हो, तो वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको देखिए। अगर दोनों का मिक्स आ रहा है आपके पेपर में, तो आपको पेपर भी दोनों देखने पड़ेंगे। लेकिन अगर पेपर सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट बुक से आ रहा है, तो ये पेपर आपके लिए काफ़ी है। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलेंगे क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सिक्किम बिकेम अ 100% ऑर्गेनिक स्टेट इन व्हिच ईयर? कौन से साल में 100% ऑर्गेनिक स्टेट बना था? 10 में, 14 में, 16 में या 18 में? तो बना था 2016 में। सेकंड, व्हिच वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की सबसे पहली डायनेस्टी कौन-सी थी? अ, खिलजी या खलजी, तुगलक, ममलूक या लोदी? तो सबसे पहले थे ममलूक्स। थर्ड है द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड बाय? किस-किस के द्वारा हुआ था? इंडिया यूएसए, इंडिया फ्रांस, इंडिया चाइना या इंडिया जर्मनी? तो करेक्ट आंसर है इंडिया एंड फ्रांस। फोर्थ, कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर कौन-सी थी? वारंगल, हम्पी, मदुरई या मैसूर? तो करेक्ट आंसर है हम्पी। फिफ्थ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स? इनमें से कौन सा रिन्यूएबल नहीं है? सोलर एनर्जी सन से मिलती है, विंड एनर्जी, कोल या रिवर वाटर? तो एक्चुअली कोल जो है वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हु इंट्रोड्यूस सुलह सुलह ए कुल पॉलिसी? किसने की थी? बाबर, अकबर और जहांगीर या औरंगजेब? तो ये अकबर ने स्टार्ट की थी। सेवंथ है द टर्म नेचुरल रिसोर्स कर्स क्या है? ओवर यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हैविंग मैनी रिसोर्सेज बट नॉट बिकमिंग रिच, और लैक ऑफ रिसोर्सेज इन अ कंट्री, पोल्यूशन कॉज्ड बाय रिसोर्सेज? तो नेचुरल रिसोर्स कर्स का मतलब है कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हम उसका इस्तेमाल करके रिच नहीं बन पा रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। Who was the Gond queen who fought bravely against the मुगल? गोंड की वो कौन-सी महारानी थी जो मुगल के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्ती मतलब ज़बरदस्त तरीके से लड़ी थी? तो रानी दुर्गावती थी या रानी रुद्रमा थी, अहिल्याबाई होलकर थी या रज़िया सुल्ताना थी? तो वो थी रानी दुर्गावती। उसके बाद है आंसर 30-40 वर्ड्स लिमिट के 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। आइए इन क्वेश्चन्स को एक-एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज सुलह ए कुल पॉलिसी ऑफ अकबर? तो जो सुलह ए कुल पॉलिसी थी अकबर की, उसका मतलब था कि सब में शांति रहे, पीस विद ऑल, और इट अलाउड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, जो अलग-अलग लोग धर्म के लोग हैं, वो एक साथ पीसफुली रह सके थे। अकबर ने जो है सभी कम्युनिटीज़ को बराबर तरीके से अपनाया, टॉलरेंस दी, रिस्पेक्ट दी, व्हिच हेल्प्ड इन यूनाइटिंग हिज एम्पायर, और इसकी मदद से उसकी खुद के एम्पायर को भी बहुत फ़ायदा पहुँचा। तो वो जितना क्रूर दिखाते हैं ना लोगों के धर्म के खिलाफ, और ऐसा नहीं था वो। 10th क्वेश्चन है नेम एनी 2 पॉल्यूटेंट्स कॉज्ड बाय सीमेंट प्रोडक्शन? सीमेंट की फैक्ट्री से हमें क्या-क्या नुकसान होते हैं? कोई 2 पॉल्यूटेंट हमें बताना है। तो पहला तो है फाइन डस्ट पार्टिकल्स दैट हार्म लंग्स एंड एयर। तो जब हम सीमेंट बनाते हैं तो बहुत छोटे-छोटे डस्ट पार्टिकल जो हैं वो हमारे लंग्स के लिए खराब होते हैं, जो हवा में फैल जाते हैं। इसके अलावा केमिकल्स दैट पॉल्यूट वाटर एंड सॉइल, और जो वहाँ से वेस्ट निकलता है वो सॉइल और वाटर दोनों को गंदा कर देता है। तो इस तरह के ये 2 पॉल्यूटेंट हैं। 11th है मेंशन एनी 2 कॉजेज़ ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक फेलियर एज़ अ रूलर? आखिर जो तुगलक था, बिन तुगलक, वो फेल क्यों हुआ? तो पहला तो वो ये कि सडन चेंज किया था उसने पॉलिसी को, और अपनी कैपिटल को जो है शिफ्ट किया था उसने दिल्ली से, और वो जो है दौलताबाद उसने कर ली थी, और इसके अलावा उसने टोकन करेंसी भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि दूसरे मेटल की बनी होती थी, लेकिन उसकी कीमत जो है वो चांदी और सोने के सिक्कों के बराबर उसने रखी थी। इसके अलावा हैवी टैक्सेस और अनसक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स, जिसकी वजह से लोग गुस्सा भी हुए और उसकी सेना थक भी गई थी। इस तरह से वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक वो फेल हो गया। 12th क्वेश्चन है व्हाट 3 कंडीशंस मस्ट बी मेट फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड अ रिसोर्स? किसी भी चीज़ को रिसोर्स बनने में जो 3 कंडीशन चाहिए होती है, वो 3 कंडीशंस कौन-कौन सी है? तो सबसे पहला है इट शुड बी यूज़फुल टू पीपल, ये लोगों के काम आने लायक चीज़ होनी चाहिए।
पीपल शुड नो हाउ टू यूज़ इट, लोगों को पता होना चाहिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करें, और टेक्नोलॉजी हमें हमारे पास होनी चाहिए जो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने में हमें मदद करे। तो ये तीनों चीज़ें अगर हैं तभी कोई चीज़ हमारे लिए रिसोर्स बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50-60 वर्ड लिमिट है यहाँ पर और ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। पहला है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ मनसबदारी सिस्टम अंडर द मुगल्स। तो मनसबदारी सिस्टम क्या है? इसमें ऑफिसर जो है उनको रैंक मिले हुए थे जिसको हम मनसब कहते हैं। उनको मेंटेन करना होता था फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड हॉर्स। दे वर पेड सैलरीज जो कि या तो लैंड रेवेन्यू, नॉर्मली लैंड रेवेन्यू के मतलब जो भी जितना भी वो रख रखाव करते थे तो बदले में या तो सैलरी मिलती थी, सैलरी नहीं मिलती थी तो उसके बदले में उनको ज़मीन मिल जाती थी। और इस सिस्टम से हेल्प होती थी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन की, और आर्मी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी रहती थी क्योंकि अच्छा खासा टैक्स जो है वो लोगों से वसूला जाता था। 14th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 3 कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स बेस्ड ऑन देयर यूज। तो 3 कैटेगरीज जो यूज के हिसाब से होती है वो है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और फ्लो रिसोर्सेज। रिन्यूएबल क्या हो गया? जिसको हम बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि आपकी विंड या सनलाइट। नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल है जो खत्म हो जाएंगे, वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली। अगर एक बार खत्म हो गए तो दोबारा बनाए नहीं जा सकते जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। फ्लो रिसोर्सेज क्या होता है? कीप फ्लोइंग एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन यूज, जैसे कि रिवर हो गई, वाटर हो गया, टाइड्स हो गया, ये अपने आप में बहते रहते हैं, चलते रहते हैं और इंसान अगर इस्तेमाल करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 15th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ बैटल ऑफ तालिकोटा जो 1565 में हुई थी। तो ये जो तालिकोटा की जो ये युद्ध था, ये विजयनगर एम्पायर की जो वेल्थ और पावर थी उससे जो दक्षिण के डेक्कन सुल्तान थे वो जल रहे थे, दे वर जेलस ऑफ इट। तो ये एक कारण था तालिकोटा का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि जो वहाँ के जो 5 सुल्तान थे ना वहाँ पे डेक्कन के, वो चाहते थे कि बस ये किसी तरीके से बर्बाद हो जाए। रिलीजियस और पॉलिटिकल राइवलरी भी थी, मतलब राजा-महाराजाओं के बीच में तो था ही, और ये सुल्तान थे, ये राजा था, तो इनके बीच में एक तरीके से रिलीजियस राइवलरी भी थी। तो रिज़ल्ट क्या निकला? विजयनगर जो है वो हार गया, उसकी कैपिटल हम्पी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया और एम्पायर जो है ग्रेजुअली डिक्लाइन हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। 16th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 फंक्शंस एंड 3 सर्विसेज ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या-क्या फंक्शन करता है और क्या-क्या सर्विसेज देता है। तो पहले अगर फंक्शन की बात करें तो एनर्जी का फ्लो जैसे कि रिवर्स हो गई, अभी हमने बात की थी ऊपर एनर्जी फ्लो की, रिवर्स, टाइड्स वगैरह। तो एक फंक्शन ये है, न्यूट्रिएंट साइकिल और मेंटेनिंग बायोडायवर्सिटी, ये तीनों जो है फंक्शन है इकोसिस्टम के। सर्विसेज क्या है? ये खाना प्रोवाइड करता है, क्लीन हवा देता है, वाटर देता है और क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, ये इसके सारे सर्विसेज हैं। दस इकोसिस्टम जो है वो सपोर्ट करता है लाइफ और एनवायरनमेंट दोनों को। 17th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज हेल्पिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ था, और इसमें इससे कैसे हेल्प मिल रही है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए? तो प्रमोटिंग सोलर पावर इज इन मेंबर्स कंट्री। तो अब जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, उन सभी में सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल, लोग अब जो है पेट्रोल, डीजल इनके ऊपर कम डिपेंडेंट हो रहे हैं धीरे-धीरे। शेयरिंग टेक्नोलॉजी एंड फंड्स फॉर सोलर प्रोजेक्ट। अब ये जो जितने भी देश हैं इसमें और भी मेंबर जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से टेक्नोलॉजी शेयर भी करती हैं, और फंड जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों को पैसा भी देते हैं, जैसे कि इंडिया जो है वो अफ्रीका के कुछ गरीब देशों में इसको लगा रहा है। इट मेक्स सोलर एनर्जी अफोर्डेबल एंड इको फ्रेंडली वर्ल्ड वाइड। तो इससे जो है लोगों को एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी मिलती है, सस्ते दामों पर मिलती है और इको फ्रेंडली है, इससे कोई नुकसान भी नहीं है। इसके बाद हम पहुंच गए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 80 टू 100 वर्ड्स ईच। यहाँ पर क्या है, एक आपको ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको एक केस दे रखा है जिसको आपको स्टडी करना है और फिर उसके बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर क्या है, पंजाब फार्मर शिफ्टेड टू हाई यील्ड व्हीट एंड पैडी वैरायटीज इन 1960। ये तब की बात है जब देश में हरित क्रांति की बात चल रही थी, ग्रीन रेवोल्यूशन। दीज क्रॉप्स रिक्वायर्ड मोर वाटर लीडिंग टू हैवी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन।
free electricity encouraged over pumping. Now water has gone deeper than 30 meters in many areas and is mixed with harmful chemical. तो पंजाब के फार्मर जो हैं वो ऐसे बीजों का इस्तेमाल करने लगे थे जिनसे ज़्यादा क्रॉप हो सके, पैदावार ज़्यादा हो सके। ये व्हीट और पैडी के लिए हो रहा था 1960 में। और ये जो क्रॉप है इसके लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, तो इसलिए लोगों ने ज़मीन से ज़्यादा पानी निकालना चालू कर दिया। अब किसानों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी तो वो पंप चलाते रह गए, भैया हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, बिजली तो फ्री है। इसकी वजह से जो पानी का जो लेवल होना चाहिए था वो 30 मीटर और नीचे चला गया और उसमें कुछ केमिकल्स भी मिल गए। अब इस बेस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, आइए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट कॉज़ द ग्राउंड वाटर क्राइसिस इन पंजाब? तो क्राइसिस इसलिए हुआ था क्योंकि ओवर पंपिंग हो रही थी ग्राउंड वाटर की व्हीट और पैडी क्रॉप्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्री थी और जो हाई यील्ड वैराइटीज़ थी उसको ज़्यादा पानी चाहिए होता था, इसलिए ग्राउंड वाटर का क्राइसिस वहाँ पर हुआ था। बी है नेम वन शॉर्ट टर्म एंड वन लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ दिस क्राइसिस। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या था? पानी की कमी हो गई थी इरिगेशन के लिए। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या था? वाटर जो है वो मिक्स हो चुका था हार्मफुल केमिकल से और लोगों की हेल्थ जो है वो खराब कर रहा था। तीसरा है सजेस्ट वन मेजर टू हेल्प रीस्टोर ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को कैसे रिस्टोर करेंगे हम? तो फार्मर शुड यूज वाटर सेविंग मेथड्स लाइक ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं वो, या फिर ऐसी चीजें उठाए जिनमें उगाएँ जिनमें पानी की जो खपत है वो कम हो। ऐसी फसल उगाइए, क्रॉप उगाइए जिसमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल ना होता हो। आगे एक और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। इसमें क्या है? सीमेंट फैक्ट्रीज रिलीज फाइन डस्ट दैट एंटर्स लंग्स, डैमेज प्लांट्स एंड pollutes water and soil. The Central Pollution Control Board has made rules to reduce this pollution. New materials like mud, stone, and plant-based products and recycled plastic are being used as alternatives. तो सीमेंट फैक्ट्री जो है उसमें से बहुत ही छोटा-छोटा डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं जो हमारे लंग्स को खराब करते हैं, प्लांट्स को डैमेज करते हैं और वाटर और सॉइल को पोल्यूट करते हैं। तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने कुछ रूल्स बनाए हैं ताकि जिसकी वजह से ये पोल्यूशन कम हो सके। तो नया मटेरियल जैसे कि मड हो गया, स्टोन हो गया या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट या फिर रिसाइकिल की हुई प्लास्टिक, इसको अल्टरनेटिव की तरह देखा जा रहा है। पहला सवाल है नेम टू एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन। तो पहला तो ये है डस्ट फ्रॉम सीमेंट जो है वो हार्म करता है हमारे लंग्स को और डैमेज करता है प्लांट्स को, और उसके अलावा वाटर और सॉइल का पोल्यूशन भी हो रहा है। तो ये दो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहे हैं सीमेंट प्रोडक्शन। उसके बाद बी है मेंशन टू ऑल्टरनेटिव्स मटेरियल्स टू सीमेंट। तो हमने यहाँ पे देखा मड बेस्ड मटेरियल या रिसाइकल प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा है व्हाई आर दीज ऑल्टरनेटिव्स बेटर फॉर द एनवायरनमेंट। तो ये बेटर इसलिए है क्योंकि इनसे पोल्यूशन कम होता है और जो वेस्ट मटेरियल है उसका दोबारा से इस्तेमाल हो जाता है। रिड्यूस प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब इससे अगर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो हम दूसरी नेचुरल रिसोर्सेज को बख्श देंगे, उनको इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो बच जाएंगे। 20th क्वेश्चन है व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल वन, what can people do to ensure that renewable resource continue to be available for our use and that for future generation? Give two example. रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल से कैसे अलग हैं, और हम क्या करें कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे पास भी रहे और आने वाली जनरेशन के पास भी मिलते रहें। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो नेचुरली रिप्लेनिश्ड होते हैं, जैसे कि मतलब रिप्लेनिश्ड का मतलब है वापस बनते जाते हैं या खत्म नहीं होते हैं, जैसे कि सनलाइट, विंड या फॉरेस्ट। किस तरह से डिफर करते हैं ये नॉन रिन्यूएबल? जैसे नॉन रिन्यूएबल वाले कौन से होते हैं? कोल और पेट्रोलियम। तो ये अलग कैसे है? कोल पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल लग जाते हैं और अगर एक बार ये खत्म हो गए तो दोबारा ये बनेंगे भी नहीं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? टू प्रोटेक्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पीपल इनको इस्तेमाल करें वाइजली, अवॉइड करें वेस्टेज और इनकरेज करें रीप्लांटेशन एंड क्लीन एनर्जी। मतलब जो जैसे पेड़ वगैरह हैं इनका प्लांटेशन दोबारा हो और जो क्लीन एनर्जी है जैसे कि सनलाइट है, सोलर एनर्जी है, इसका इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी एंड रिवर वाटर। लास्ट क्वेश्चन है ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग। पहला हमें रानीगंज बताना है जो कि वेस्ट बंगाल में है, दूसरा डिगबोई जो कि असम में है, हम्पी और अहोम किंगडम, ये चार चीजें हमें बतानी है। रानीगंज, डिगबोई, हम्पी और अहोम। सबसे पहले बात करते हैं रानीगंज की जो वेस्ट बंगाल में है। तो आप उसको यहाँ पे दिखाएंगे, ये जो हिस्सा है यहाँ पर आपको रानीगंज मिलेगा।
दूसरा है डिगबोई जो कि असम में है, तो वो आपको यहाँ कहीं पर मिलेगा, तो आप यहाँ पर उसको दिखा सकते हैं। ये जो हिस्सा है ये आपका डिगबोई हो जाएगा। तीसरा आपको हम्पी दिखाना है, तो हम्पी आपको यहाँ कहीं दिखाई देगा डिस्प्ले। यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको हम्पी दिखाई देगा। और चौथा जो है वो है अहोम किंगडम। अहोम किंगडम जो है वो पूरे असम में फैला हुआ था, तो आप इसको पूरी तरीके से कलर कर देना। ये जो हिस्सा है ये आपका अहोम्स हो गए। तो यहीं आपका पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नोक कीजिए और बोलिए, "हेलो अध्यापक, ठीक है, बाय-बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।"